हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, राइट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो प्रीवियस लेक्चर था मैंने उसमें आपको समझाया था कि बेसिक आइडिया क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का और इकोनॉमिक्स के जो सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। और प्लस नेशनल इनकम कैसा है आप कैलकुलेट, मतलब बेसिक आइडिया था कि नेशनल इनकम क्या है, ठीक है। आज जाते हैं और डिटेल्स में कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम की तो नेशनल इनकम और प्रिसाइज होते हैं कि देखते हैं क्या होता है। देखो, एक स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बेसिक आइडिया देता हूँ आपको। सपोज एक फैमिली है, उस फैमिली में मान लो 6 लोग रहते हैं, ठीक है। एक फैमिली है, उस फैमिली में 6 लोग रहते हैं, ठीक है। नाउ आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट द टोटल इनकम, ठीक है, ऑफ दैट फैमिली। इन सच अ केस व्हाट विल आई डू, ठीक है, we just simply add the incomes earned by those 6 members, isn't it? हमें क्या करना होगा, उस 6 जो मेंबर हैं उनकी जो इनकम है आपको क्या करना है, उनकी जो इनकम है उनको सिंपली आप ऐड कर दो। अगर आप उन 6 लोगों की इनकम को टोटल कर दोगे तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट द टोटल इनकम ऑफ दैट फैमिली। सिमिलर विद नेशनल इनकम, मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज़्यादा जनरल हो जाओगे, इकोनॉमिक्स ईजी लगेगा। और नेशनल इनकम भी ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। हमें करना क्या है, जो एक नेशन हमारे पास होता है ना, उस नेशन का सिंपल सा आइडिया है ना, एक नेशन में जितने भी लोग हैं उनकी इनकम को ऐड कर दो। अगर एक नेशन में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी सारी इनकम ऐड कर दी जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, एक नेशन की जो भी टोटल इनकम है, दैट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। अब देखो, सुनने में जितना सिंपल है, ऑफ कोर्स ये बात इतना सिंपल नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे कि क्या, सबसे इंपॉर्टेंट आप समझो, मान लो उन 6 लोगों में से कोई एक पर्सन है वो अपनी इनकम नहीं बताता, ठीक है। वो अपनी इनकम क्या कर रहा है, वो अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करता। अगर वो अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं करेगा तो इन सच केस हमें उस फैमिली की इनकम तो पता चल जाएगी, लेकिन उन फैमिली की एग्जैक्ट इनकम नहीं पता चलेगी। क्यों नहीं पता चलेगी, क्योंकि उन 6 लोगों में एक पर्सन रह गया, ठीक है। या मान लो कोई एक पर्सन है, वो क्या करता है, वो विंडो ड्रेसिंग करता है, ठीक है। जो कॉमर्स वाले हैं इस टर्म को समझते हैं, जो नहीं है उनके लिए बता देता हूं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अपनी इनकम को छुपा लेना। पहला केस है कि उसने अपनी पूरी इनकम ही शो नहीं करी, उसने जी कह दिया कि मैं कमाता ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरे ने शो किया गवर्नमेंट को, ठीक है, या मतलब हमें बता दें, फिलहाल हम अपने आप को लेके चलते हैं, फिर नेशनल इनकम में इसको पुट कर लेंगे। मान लो दूसरे ने क्या करा, वो कमा साल के 5 लाख रुपए रहा है, लेकिन बोलता है जी मैं तो सिर्फ 3 लाख रुपए कमाता हूँ। अगेन 2 लाख रुपए से जो फैमिली की इनकम है वो छुप जाएगी, कम रह जाएगी, ठीक है, अंडर काउंटेड रह जाएगी, ठीक है। या फिर तीसरा क्या है, तीसरा है इल्लीगल इनकम, ठीक है। किसी भी तरीके से एक इलीगल इनकम को वो अर्न करता है। अब अगर इलीगल इनकम को अर्न करता है तो अगेन इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, कोई पर्सन इलीगल इनकम अर्न करेगा, आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर कोई भी पर्सन इलीगल तरीके से इनकम अर्न करेगा, इस बात को वो कभी भी शो नहीं करेगा, कभी भी इस बात को आपको बताएगा नहीं कि मैं इलीगल तरीके से पैसा कमा रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें नेशनल इनकम को पढ़ते वक्त भी ध्यान रखनी पड़ती हैं कि अगर कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं हुई है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी ने विंडो ड्रेसिंग कर रखी है तो उसका भी हम यहाँ पे हम कोई इनकम टैक्स के रूल्स तो रेगुलेशंस तो पढ़ नहीं रहे कि भैया तूने पैसा नहीं बताया कितना कमाया है तो तेरे को पेनलाइज किया जाएगा। फिलहाल हमारा कंसर्न कैलकुलेशन का है, हमें ये नहीं सोचना समझना कि भाई जिन लोगों ने अपनी इनकम नहीं बताई उनका हम क्या करेंगे। हमारा कंसर्न सिर्फ जो तुमने डेटा दिया उस डेटा को एनालिसिस करके हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपकी इनकम को जानना है, एंड दैट्स इट, ठीक है। फिर इलीगल इनकम है तो ऑब्वियस ही बात है, इलीगल इनकम को भी कोई गवर्नमेंट को जाके तो बताएगा नहीं कि ये मैंने, ठीक है, ये मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग से इतना पैसा कमाया है, या फिर ये मैंने इलीगल ड्रग्स को बेच के इतना पैसा कमाया है, ठीक है। तो हमें नेशनल इनकम को पढ़ते वक्त एक चीज अपने दिमाग में डालनी है कि हम नेशनल इनकम में जो स्टडी कर रहे हैं वो कौन सी इनकम्स की कर रहे हैं, वो इनकम जो लोगों ने डिस्क्लोज कर दी, ठीक है, मतलब बाय द वे ऑफ ITR, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब ये कि जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना इंडिया का, उनके पास एक फॉर्म है,
ठीक है। हमें जा करके उस फॉर्म को अगर हमें आता है तो हम कर सकते हैं, तो हम सीए की हेल्प ले सकते हैं। हमें क्या करना होता है, उनको सिर्फ बताना होता है जी, मैं जैसे ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ तो मैंने उनको बताना है कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ और ट्यूशन्स से मैं इतनी इनकम को अर्न करता हूँ, ठीक है। जस्ट जाके मुझे उनको डिस्क्लोज करना है, फिर वो पर्टिकुलरली जो पूरा का पूरा फॉर्म है वो पूरा का पूरा वो भर देंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि ये पर्सन जो है इतने पैसे कमाता है। मेरी आइडेंटिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे करेगा, एक होता है पैन कार्ड, सुना होगा आपने, 18+ वालों को बनता है, दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। ये मेरी आइडेंटिफिकेशन है। जैसे हम बाकी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बाकी जब हम कंट्री में घूमते हैं यहाँ वहाँ, हमारी आइडेंटिफिकेशन किससे होती है, हमारे आधार कार्ड से, राइट। तो सिमिलरली जब बात आती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वो हमारे पैन नंबर से आइडेंटिफाई कर लेता है हमें, ठीक है। तो वो आपका पैन नंबर फिल कर देगा और ये बता देगा कि भाई नितिश वर्मा जो है ये ट्यूशन्स पढ़ाता है, एंड बाय गिविंग ट्यूशन सर्विसेज दैट पर्सन इज अर्निंग समवेयर अराउंड 4 लाख इनकम एंड विच इज नॉट टैक्सेबल। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से 5 लाख से कम की इनकम नॉन टैक्सेबल है। गवर्नमेंट आपसे ये नहीं कहती कि भैया आईटीआर फिल करने का मतलब टैक्स पे करना नहीं होता। जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर होगी वही तो टैक्स पे करेंगे ना, जिनकी इनकम 5 लाख से नीचे है वो आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीआर कोई भी फाइल कर सकता है, कोई भी, अगर 50,000 कमा रहा है तो वो भी फाइल कर सकता है, ठीक है। टैक्स पे करना है समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आईटीआर फाइल करना। टैक्स पे करने का मतलब है जब मेरा टैक्स स्लैब में आऊंगा 5 लाख से ऊपर कमाऊंगा तो पे करूंगा, लेकिन अगर मैं आईटीआर फाइल करता हूं तब तो गवर्नमेंट को पता चलेगा ना कि हाँ भाई ये पर्सन है जो चाहे कितने कमा रहा है, 3 लाख रुपए कमा रहा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो नेशनल इनकम को पढ़ते वक्त हम ये मानते हैं कि वही इनकम को हम कंसिडर करेंगे जो इनकम डिस्क्लोज की जा चुकी है, मतलब जो गवर्नमेंट को पता चुके हैं कि ये है। प्लस अगर कोई इलीगल इनकम है तो ऑब्वियस सी बात है उस इनकम, अगर कोई इलीगल इनकम है तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो कभी इसमें रिफ्लेक्ट ही नहीं हो सकता। प्लस जो विंडो ड्रेसिंग की गई है वो इनकम जो छुपा ली गई है उसका भी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हमें एक बात बहुत अच्छे से क्लियर रखनी है कि हम यहाँ पे सारी वाइट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं, ठीक है। इन सबको एज अ होल करूंगा तो व्हाइट इकोनॉमी और ब्लैक इकोनॉमी, 2 तरह की इकोनॉमी बन जाती है। व्हाइट इकोनॉमी हम उस इकोनॉमी को बोलते हैं जिसमें हम जो इनकम अर्न करते हैं वो हम साथ में डिस्क्लोज कर देते हैं कि मैंने इतना पैसा कमाया है। ब्लैक इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ब्लैक इकोनॉमी का मतलब होता है वो पैसा जो मैंने अर्न तो किया बट डिस्क्लोज नहीं किया, उससे हम ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं। डिस्क्लोज नहीं किया उसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं, मैं दिखाना नहीं चाहता, मैंने इलीगल तरीके से पैसा कमाया है या मैं टैक्स की चोरी करना चाहता हूँ, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा क्या वो मैं आपको आगे समझाऊंगा क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है तो आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नेशनल इनकम को पढ़ते हुए बिल्कुल ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम में कौन कौन सी इनकम्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी आपके माइंड में आता है कि भाई कॉबलर है, ठीक है, या मेरे घर के आसपास की सर एक शॉप है, उसकी इनकम भी नेशनल इनकम में आती होगी क्या? तो क्वेश्चन का आंसर मेरे आपका यही है, अगर वो आईटीआर फाइल करता होगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उसकी इनकम को नेशनल इनकम में काउंट करती होगी। अगर वो आईटीआर फाइल नहीं करता होगा तो उसकी इनकम को नेशनल इनकम में शो नहीं किया, रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता क्योंकि गवर्नमेंट के पास डेटा ही नहीं होता, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं अब पूरा कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम का। अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा, अभी आपको बिल्कुल एक रफ डेफिनेशन दूंगा क्योंकि जैसे जैसे आप इसके अंदर नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स पढ़ते जाओगे वैसे वैसे डेफिनेशन क्या होती जाएगी, मॉडिफाई होती जाएगी। तो अगर मैं बहुत बेसिक सेंस में आपको समझाने के लिए डिफाइन करूं नेशनल इनकम क्या है, तो हम कह सकते हैं सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम generated by a nation, ठीक है, in an year, ओके। मतलब एक साल में एक नेशन जितना भी पैसा कमाता है, ठीक है, कौन सा पैसा आपको मैंने क्लियर कर दिया पहले, एक साल में एक नेशन जितना भी पैसा कमाता है अगर आप उसको टोटल कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट योर नेशनल इनकम। जैसे आप अपनी इनकम निकालते हो ना एक साल की, वैसे ही गवर्नमेंट भी करती है। कुछ ज़्यादा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं अप्लाई करती गवर्नमेंट भी, बहुत बस मेथड्स हैं गवर्नमेंट के पास जिनसे एस्टिमेशन कर पाते हैं। हम भी तो ये करते हैं एक साल में भैया इतना पैसा कमाया हमने, ऐसे ऐसे कमाया, मैंने कहा कि मैंने ट्यूशन पढ़ाया यहाँ से कमाया, होम ट्यूशन से इतना कमाया,
ठीक है, और नोट्स से इतना कमाया, बुक्स से इतना कमाया, तो मैंने ऐसे इतना पैसा कमाया, ऑनलाइन क्लासेस से इतना कमाया जी। वैसे ही गवर्नमेंट भी करती है कि एक साल में जितने भी देश के लोग हैं वो जिस जिस सोर्सेज से जितना जितना पैसा कमाते हैं गवर्नमेंट सबको ऐड कर देती है, एंड हमें पता चल जाता है कि हमारे देश की नेशनल इनकम इतनी है। ठीक है, इट्स अ रफ डेफिनेशन फॉर यू, राइट, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे एग्रीगेट नहीं पता, तो जैसे जैसे वो एग्रीगेट पढ़ेंगे वैसे वैसे हम डेफिनेशन को मॉडिफाई करेंगे सो दैट यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है नेशनल इनकम की। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया आपके पास क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम जनरेटेड बाय अ नेशन इन एन ईयर, एक साल में जितना भी पैसा आप कमाएंगे सबको जोड़ दो, आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। आज आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। पहले आप एक चीज को समझने की कोशिश करना, ये इनकम का फंडा क्या है, इनकम का फिनोमिना क्या है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, हम कैसे इनकम को अर्न करते हैं। ठीक है, वो इनकम हम अर्न करते हैं हर महीने, हमें इनकम एक आती है, इजंट इट, हर महीने। कुछ लोग को हफ्ते के हिसाब से आती है, कुछ लोग घंटे के हिसाब से भी कमाते हैं। ठीक है, कुछ लोग सेकेंड्स के हिसाब से, मिनट के हिसाब से भी कमाते हैं। क्या प्रोसीजर क्या है, ये कैसे वो पैसा हमें अर्न होता है। अर्न होने के बाद वो पैसे हम तो स्पेंड कर देते हैं, हम स्पेंड कर देते हैं, उसके बाद वो पैसा दोबारा हमारे पास आ जाता है। ठीक है, फिर हम अर्न कर लेते हैं, महीने बाद फिर हमें पैसा आ जाता है, फिर स्पेंड हो जाता है, अगेन अर्न हो जाता है। मीन्स आप समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि ये इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, लाइक यू आर अर्निंग योर मनी, यू आर स्पेंडिंग योर मनी, अगेन यू आर अर्निंग मनी, अगेन यू आर स्पेंडिंग मनी। सो द होल आइडिया क्या है इसके पीछे, व्हाट्स द होल आइडिया, कैसे ये अर्न हो रहा है, कैसे ये स्पेंड हो रहा है, कैसे ये वापस आ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ये जो पूरा बेसिक आइडिया है, इस आइडिया को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि इनकम जनरेट कहाँ होती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। व्हाई इट इज रेफर्ड एज सर्कुलर, बिकॉज सर्कुलर का मतलब क्या है, सर्कुलर मीन्स अ थिंग विच इज नेवर एंडिंग, एक चीज जो कभी खत्म नहीं होती, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर बोलते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इनकम का फ्लो क्या है, सर्कुलर है, मींस नेवर एंडिंग है। ठीक है, इनकम का जो फ्लो है वो कभी भी रुक नहीं सकता। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो बहुत आसान होगा आपके लिए पूरे चैप्टर को समझ पाना। ठीक है, इनकम कभी खत्म नहीं होगी, इनकम का फ्लो कभी खत्म नहीं होगा, उसके लिए पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि वो जनरेट कहाँ होती है। जब तक मुझे यही नहीं पता कि वो जनरेट कहाँ हो रही है, तब तक मैं ये नहीं बता सकता कि वो खत्म कैसे हुई और मुझ तक कैसे पहुंची। तो सबसे पहला फेज हमें समझना पड़ेगा, इस पूरे फ्लो का पहला फेज क्या है, मींस वो फेज जहां पे इनकम जनरेट होती है। ठीक है, सोच के देखो आप लोग, अपने माइंड को बिल्कुल कोशिश करो, आप अपने माइंड को रीड करो, अपने माइंड में से चीजें निकालो, कोशिश करो आप पता करने की कि इनकम जनरेट कहाँ होती है, हम ऐसा क्या करते हैं कि इनकम जनरेट होती है। ठीक है, ठीक है, सोच लिया होगा शायद से। कुछ के आंसर होंगे सर हम जॉब करते हैं वहां से पैसा आता है, कुछ के आंसर होंगे सर हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उससे हमें पैसा आ रहा है। ठीक है, कुछ का होगा हम बिजनेस कर रहे हैं हमें वहां से पैसा आ रहा है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ, पूरे एंटायर वर्ल्ड में, इट्स नॉट अबाउट इंडिया ओनली, एंटायर वर्ल्ड में प्रोडक्शन ही एक अकेला ऐसा तरीका है जिससे आपको इनकम आती है। ठीक है, बिना प्रोडक्शन के आपको इनकम नहीं आती। और कल मैंने आपको समझाया था, लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था उस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि प्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन का मतलब है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा फेज है, इसे आप फेज 1 मान लें। ठीक है, ये इनकम जनरेशन का पहला फेज है। मैंने कहा ना सर्कुलर फ्लो में मुझे सबसे पहले क्या समझना है, इनकम जनरेट कहाँ होती है। तो इनकम जनरेट करने का एक अकेला सोर्स होता है आपके पास इन्वेस्टमेंट। सेविंग भी एक सोर्स है लेकिन वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है, बहुत कम रोल प्ले करता है। इन्वेस्टमेंट समझो आप, इन्वेस्टमेंट ही अकेला पूरे वर्ल्ड में, एंटायर वर्ल्ड में एक ऐसा फेज है जिसकी वजह से इनकम जनरेट होती है। अगर इन्वेस्टमेंट ना हो तो इनकम कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है, अब आप में से बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे हम फ्रीलांसिंग करते हैं, और बहुत से ऐसा लोग सोचेंगे कि हम जॉब करते हैं। मैं मान गया कि आप जॉब करते हो या फ्रीलांसिंग करते हो, लेकिन आप जॉब कर कहाँ रहे हो। ठीक है,
आप जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो उस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी, इजंट इट? इन्वेस्टमेंट ही अकेला सोर्स है इनकम का। अब या तो वो इन्वेस्टमेंट जो रिस्क लवर्स होते हैं वो खुद इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और जो रिस्क एवर्जन पर्सन होते हैं जिनको रिस्क लेने से डर लगता है वो किसी और की इन्वेस्टमेंट पे काम करते हैं। अल्टीमेटली समझो मोटिव एक ही है, अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो ही इनकम होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो इनकम भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब मैं पर्टिकुलर अपना ये सेटअप रन करता हूँ, साथ में मेरा कोचिंग सेंटर भी है स्मरण टीचिंग जोन के नाम से, वहाँ पे और भी फैकल्टी काम करती हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की। अब आप एक बात समझने की कोशिश करो, मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी, राइट? उस इन्वेस्टमेंट की वजह से मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इन सब जो फैकल्टीज है मैंने उनको हायर किया, उनको अर्निंग आना शुरू हुई, इजंट इट? अगर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो डेफिनेटली वो अर्निंग नहीं कर पाते। अब आप कहोगे सर करते किसी और के पास, तो किसी और की इन्वेस्टमेंट होती। तो आप समझने की कोशिश करो, या तो आप खुद इन्वेस्टमेंट कर लो तो आपको इनकम आएगी, नहीं तो आप किसी और की इन्वेस्टमेंट पे काम कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा इनकम को अर्न करने का कोई भी सोर्स दुनिया में दूसरा नहीं बना। वर्ल्ड का बड़े से बड़ा रिचेस्ट पर्सन या बिल्कुल ही जो एवरेज मीडियोकर हम लोगों जैसा होगा, किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट से ही अर्न करता है। अब इन्वेस्टमेंट खुद कर लो या कोई और कर ले, इसके अलावा अब एग्जाम्पल कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं सर सचिन तेंदुलकर है, वो क्या है? बीसीसीआई एक एसोसिएशन है जो उनको सैलरी देती है, वो उनके लिए काम करते हैं, तो बीसीसीआई ने इन्वेस्टमेंट करा, वो अर्निंग कर रहे हैं। ऐसे ही किसी भी प्लेयर को ले लो, किसी भी पर्सन को ले लो, आप यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे इतने गेमर्स होते हैं, ठीक है, आप कहोगे सर वो लोग कैसे अर्न कर रहे हैं? उन्होंने भी तो इन्वेस्टमेंट करी, इतने लाखों रुपए का सेटअप लगाते हैं वो गेम्स खेलने के लिए, इतने महंगे प्रोसेसर्स देते हैं, इन्वेस्टमेंट करी, अब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से वीडियोस शो करते हैं, पैसा आता है। दैट इज द सिंपलेस्ट आइडिया। बिना इन्वेस्टमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर इनकम जनरेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो फेज 1 क्या है? इनकम जनरेशन। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा फेज है जहां पे इनकम क्या होती है? इनकम जनरेट होती है। तो मैं ये कह सकता हूं दैट इन्वेस्टमेंट इज अ फेज ऑफ इनकम जनरेशन। अब आप इन्वेस्टमेंट करके क्या कर सकते हो? ये भी क्वेश्चन आता है कि सर हम इन्वेस्टमेंट करके क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट करके, जैसे मैंने कहा ना, इनकम जनरेशन का एक ही सोर्स है। वो कौन सा सोर्स है? वो सोर्स है आपके पास इन्वेस्टमेंट। वैसे इन्वेस्टमेंट करके भी आप एक ही काम कर सकते हो। वो क्या काम कर सकते हो? प्रोडक्शन कर सकते हो, है ना। प्रोडक्शन किस चीज की करोगे? या तो प्रोडक्शन दो ही चीजों की होती है, या तो आप कोई गुड प्रोड्यूस करोगे या तो आप कोई सर्विस प्रोड्यूस करोगे। अब आप दोबारा से एक बारी सोच के देखो, आइस क्लोज करो, सोच के देखो, या तो तुम दो ही चीजें कंज्यूम करोगे, या तो तुम गुड्स कंज्यूम कर रहे हो या तो तुम सर्विस कंज्यूम कर रहे हो। इसके अलावा हम कुछ भी कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि एंटायर वर्ल्ड में बनती है दो चीजें, ठीक है। जैसे अभी आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो तो ये क्या है? ये एक सर्विस है जो आप कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन जिस डेस्कटॉप पे बैठे हो आप, जिस सिस्टम पे आप बैठे हो, वो क्या हो गया? पर्टिकुलर एक गुड हो गया आपके लिए, इजंट इट? इसके अलावा सोच के देखो कि क्या बनाएगा देश। कोई भी देश क्या बना सकता है? कुछ भी नहीं। या तो गुड बनाएगा या तो सर्विस बनाएगा। मीन समझो, देखो कितना ब्रीफ करके मैंने आपको समझाया, आपको बहुत इजी समझ में आएगा। एंटायर वर्ल्ड में इनकम को जनरेट करने का एक ही सोर्स है, वो है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करके हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं। किसकी? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। इसके अलावा आप कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। या तो आप गुड्स बनाते हो या तो आप सर्विसेज बनाते हो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं बना सकते। तो सबसे पहला फेज सर्कुलर फ्लो में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फेज 1 हमें समझना था इनकम आती कहां से है। तो इनकम जनरेशन का फेज कौन सा है? वो फेज है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहला फेज आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करते हैं। अब आप समझो, जैसे जो लोग जिनके माइंड में जॉब का आइडिया आ रहा था, जॉब में आप क्या करते हो? आप अपना टाइम, आप अपने स्किल्स एक कंपनी को देते हो, ठीक है, जिसके बदले में वो कंपनी आपको कॉम्पनसेट कर रही होती है, राइट। आप अपना टाइम, आप अपने स्किल्स, आप अपने एफर्ट्स उस कंपनी को देते हो, कंपनी आपको कॉम्पनसेट करती है। तो इसका मतलब है जब एक प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो क्या करेगा? वो इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन करने के लिए वी नीड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जिन लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी मैं उनके लिए समझा देता हूं कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के लिए वी नीड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है।
अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए। उन फैक्टर्स को जब हम पढ़ते हैं तो वो फैक्टर कौन से हैं? हमें किसी चीज की प्रोडक्शन के लिए लैंड चाहिए होती है, राइट? लैंड इन इकोनॉमिक्स इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड। लैंड इन इकोनॉमिक्स मींस कि आपको नेचर से जो भी रिसोर्सेस मिले उसे हम लैंड बोलते हैं। जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारे जो रिसोर्सेस हमें नेचर ने दिए ना, इन सबका कंप्लीट पैकेज इकोनॉमिक्स में लैंड होता है। तो प्रोडक्शन के लिए हमें लैंड चाहिए। फिर हमें क्या चाहिए? लेबर। लेबर का मतलब क्या होता है? लेबर का मतलब आपके फिजिकल एफर्ट्स। कोई इंसान लेबर नहीं है, उसके फिजिकल एफर्ट्स लेबर काउंट किए जाते हैं। अब मैं खाली बैठा हूँ थोड़ा लेबर हो गया, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, किसी के अंडर अगर मैं काम कर रहा हूँ तो जितने घंटे मैं दे रहा हूँ वो मेरे लेबर काउंट किए जाएंगे। 24 घंटे लेबर थोड़ी ना हूँ मैं भाई। 24 घंटे में घर भी जाता हूँ, अपने पर्सनल काम भी करता हूँ ना। मैं मान लो एक कंपनी के लिए काम करता हूँ 8 घंटे के लिए, तो वो 8 घंटे के लिए मैं क्या हूँ? लेबर हूँ। तो लेबर का मतलब मेरे फिजिकल एफर्ट्स। इसके बाद प्रोडक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए? कैपिटल। बिना कैपिटल के तो ऑब्वियस सी बात है कुछ प्रोडक्शन में। कैपिटल मींस क्या है? द अमाउंट विच एन ओनर इन्वेस्ट इन बिजनेस। ठीक है, एक बिजनेस में जो एक ओनर अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, मशीनरी परचेज करता है, ठीक है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन होगा? जो इन सबको मैनेज करेगा। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं ये प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, वो माइक्रो का जब सेशन में दूंगा तो उसमें पूरा डिटेल में होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी होते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ काउंट करते हैं। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे मेजर की, क्योंकि मेजर जब भी आप कहीं बात करोगे, कहीं भी कुछ पढ़ोगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का नाम आएगा, एफओपी का नाम आएगा, तो अनडाउटली माइंड में सिर्फ इन 4 को ले आना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। किसी भी चीज की दुनिया में प्रोडक्शन के लिए हमें ये 4 चीजें तो बहुत मैंडेटरी हैं, इनके बिना हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब आप एक बात समझो, मैं स्मरण टीचिंग जोन का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने इन्वेस्टमेंट करी इस इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए, स्मरण टीचिंग जोन को बनाने के लिए। ठीक है, मैंने लैंड ली, मतलब मैंने भी तो फैक्टर्स को यूज किया ना। जैसे ही इनकम जनरेशन होती है वहां शुरू हो जाता है हमारा फेज 2। फेज 2 क्या होता है? फेज 2 जैसे ये फेज था प्रोडक्शन का फेज, यहां लिखा है ना इनकम जनरेशन कैसे होती है? प्रोडक्शन से। फेज 2 आता है जिसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। फेज 2 कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसमें? अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसमें? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। कैसे? जैसे ही मैंने अपनी प्रोडक्शन के लिए लैंड ली, इस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस का जो ओनर होगा वो मुझे कहेगा भैया तुमने मेरी लैंड यूज की, मुझे रेंट दो। ठीक है, मतलब जो मैंने इनकम को अर्न करा उस इनकम का एक हिस्सा मैंने किस में डाल दिया? मैंने रेंट में दे दिया। ठीक है, कुछ लेबर। लेबर का मतलब यहाँ पे समझना, लेबर का मतलब वो गमछा बांध के, तौलिया बांध के कोई आएगा ऐसा नहीं है। लेबर का मतलब फिजिकल एफर्ट। तो जो टीचर है वो भी लेबर है, किसी के अंडर काम करना इकोनॉमिक्स में लेबर। ठीक है, तो लेबर कहेंगे हमने पूरे महीने आपके लिए पढ़ाया, ठीक है, हमें हमारा कॉम्पनसेशन दो। तो लेबर है तो मैं उनको उनकी सैलरी, उनकी वेजेस जो भी बनेगी मैं उनको दे दूंगा। ठीक है, लेटर ऑन आई विल क्लियर कि वेजेस और सैलरी का डिफरेंस क्या है, फिलहाल आप समझ लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया? लेबर को उसकी जो भी सैलरी बनती है मैंने उसको दे दी कि भाई ये तुम्हारा सैलरी है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सपोजली अपने एक फ्रेंड से, अपने किसी फ्रेंड से लोन लिया था। ठीक है, या बैंक से लोन लिया था। मान लो मैंने बैंक से इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोन लिया था। जैसे ही मैंने लोन लिया मेरे को पैसा आएगा, वो मेरी महीने की ईएमआई मांगेंगे कि भाई ये महीना पूरा हो गया, अपनी ईएमआई हमें प्लीज दे दो। ठीक है, इसका मतलब जैसे ही मैंने इनकम अर्न करी मैंने रेंट भी दे दिया, जितने लोग काम कर रहे हैं उनको भी दे दिया, जो कैपिटल था उसका इंटरेस्ट भी दे दिया। अब बारी किसकी बची? मेरी खुद की बारी बची। मैं भी तो एक फैक्टर हूँ प्रोडक्शन में, एंटरप्रेन्योर। मैंने ही तो सब कुछ मैनेज किया। अगेन मैं एक चीज बता रहा हूँ, समझना ध्यान से, देयर इज अ ग्रेट डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑनर, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसे ऑनर मानो, लेकिन ऑनर मतलब बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, वो हम बाद में किसी लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। फिलहाल हमारा कंसर्न होगा टेंजेंट से डेविएट हो जाएंगे हम। तो फिलहाल समझो ये ऑनर ही है। तो मैंने ही तो सारा बिजनेस स्टार्ट किया ना, मैं ही सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे भी तो मेरा कुछ हिस्सा चाहिए ना। तो जो इनकम आएगी उसमें से मैं अपने लिए क्या अलग कर लेता हूँ? प्रॉफिट। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो एंटरप्रेन्योर, ऑनर है, वो खुद भी एक फैक्टर है। तो कहीं पे अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाएगी, ठीक है, तो अपने दिमाग में रखना कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ऑनर अपने प्रॉफिट को लेके चलता है।
ठीक है, अलग से प्रॉफिट नहीं, क्योंकि वो खुद ही भाई एक फैक्टर है, वो भी तो मेहनत कर रहा है पूरे दिन, वो भी बैठ रहा है, सबको मैनेज भी करना है, सबकी टाइमिंग सेट करनी है, सब कुछ करना है, तो ऑनर भी अपने आप को लेके चलता है। तो समझे आप? तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन करा, उस प्रोडक्शन से मैं फेज 2 में पहुंचा जिसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड था उसके पास रेंट आ गया, लेबर के पास उसकी वेजेस आ गई, बैंक वालों के पास उनका ईएमआई पहुंच गया और मैंने अपना प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, अब यहां से आ जाता है तीसरा फेज। तीसरे फेज को इकोनॉमिक्स में बोला जाता है डिस्पोजिशन। ठीक है, ये कौन सा फेज है, ये हमारे पास आ गया फेज 3। ठीक है, फेज 1 जहां पे इनकम जनरेट होती है, फेज 2 जहां पे वो अलग अलग फैक्टर्स जिन्होंने प्रोडक्शन में हेल्प की उनमें बढ़ जाती है। डिस्पोजिशन फेज का मतलब हो गया कंजम्पशन फेज। अब सबके पास पैसा आ गया। ठीक है, आप पैसा क्यों अर्न करते हो, क्यों अर्न करते हैं हम पैसा? हम में से बहुतों को आईफोन चाहिए, ठीक है, हमें खाना खाना है, हमें कपड़े पहनने, हमें एक्सेसरीज चाहिए, हमें स्कूटर, बाइक, कार, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो मतलब जैसे ही इन फैक्टर्स के पास पैसा आएगा, ये फैक्टर्स क्या करेंगे, ये फैक्टर्स पैसा रिसीव करते ही, अर्न करते ही स्पेंड करेंगे। किस पे स्पेंड करेंगे? दुनिया में दो ही चीजें बनती है स्पेंड करने के लिए, वो क्या होती है, गुड्स और सर्विस। तो गुड्स और सर्विस पे ये स्पेंड करेंगे, ओनर के पास पैसा आ जाएगा, फिर वो क्या करेगा, फिर से वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर कंजम्पशन, फिर प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कंजम्पशन, फिर प्रोडक्शन, एंड दैट इज व्हाई इट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसीलिए इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं, क्योंकि ये रुकेगा नहीं। अब बात आती है कि सर प्रोडक्शन क्यों रुकेगा? अच्छा, कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर एक बंदा था हमारे सामने, बिजनेसमैन था, उसका बिजनेस रुक गया। एक बंदा था वो, हम यहाँ मैक्रो पढ़ रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की प्रोडक्शन नहीं रुक गई है। ऐसा नहीं हुआ कि पूरी इकोनॉमी ने एक साथ प्रोडक्शन छोड़ दिया, सारे प्रोड्यूसर, सारे गुड्स के, सारे सर्विस के प्रोड्यूसर बैठ गए। अब कोविड-19 है, इससे प्रोडक्शन हार्म हुई है, बहुत हैम्पर हुई है, लेकिन अभी भी प्रोडक्शन हो रही है, मेडिसिन अभी भी प्रोड्यूस हो रही है, नेसेसरी जो भी आइटम्स हैं, स्टेपल गुड्स हैं, वो सारे भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो देखो प्रोडक्शन कंप्लीटली एंटायरली हर चीज की नहीं रुक सकती। एक प्रोड्यूसर, हम पढ़ते तो माइक्रो की बात करते हैं, मैक्रो की बात कर रहे हैं, तो अगर एक का बिजनेस रुक भी जाएगा तो सबका नहीं रुकेगा, बाकी लोगों को तो बिजनेस चलता ही रहेगा, इजंट इट? ठीक है, तो इसका मतलब है प्रोडक्शन कभी नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? एज अ प्रोड्यूसर। ठीक है, अब आप मेरे चैनल पे आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, मैं क्या चाहता हूँ कि कितने सब्सक्राइबर हो। ऑब्वियसली बात है, मैं चाहूंगा पूरा वर्ल्ड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, इजंट इट? एक लिमिट थोड़ी ना किसी प्रोड्यूसर की सेटिस्फैक्शन की, प्रोड्यूसर के प्रॉफिट की। मुझे आज प्रॉफिट होगा मान लो 10,000 का, मैं चाहूंगा कल को 20 हो, जब 20 होगा तो चाहूंगा 50 हो, जब 50 होगा चाहूंगा 1 लाख हो, 1 लाख होगा चाहूंगा 1 करोड़ हो। मतलब कोई लिमिट तो नहीं है ना मेरे प्रोडक्शन के रुकने की, मतलब मेरे प्रॉफिट के मिलने की। तो जब मुझे प्रॉफिट ही मैक्सिमम चाहिए जो कि मुझे अर्न नहीं होने वाला, तो इसका मतलब है आई कीप ऑन प्रोड्यूसिंग, क्योंकि मुझे और प्रॉफिट चाहिए। जब मैं प्रोडक्शन करता रहूंगा तो मेरे को बांटना भी पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, लेबर मेरे लिए काम करेगी तो उनको देना पड़ेगा, इजंट इट? खुद का प्रॉफिट भी रखूंगा, लैंड के लिए भी दूंगा, सबको देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जब कंजम्पशन तो हम वैसे भी पढ़ते आए थे कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, एक इंसान की इच्छाएं असीमित होती हैं, वो कभी नहीं रुक सकती। अगर वो कभी रुकेंगी ही नहीं तो कभी प्रोडक्शन भी नहीं रुकेगी। सो इसलिए इस फ्लो को हम क्या कहते हैं, इस फ्लो को सर्कुलर कहते हैं, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है और ये चलता ही रहेगा। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज सर्कुलर फ्लो। तो ये आपके लिए रफ आइडिया था कि कोई भी इकोनॉमी की फंक्शनिंग कैसी है, किसी भी इकोनॉमी की, वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी इकोनॉमी इसी आइडिया पे चल रही है। आज पूरा वर्ल्ड कोविड-19 की वजह से परेशान है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि प्रोडक्शन हैम्पर हो गया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट समझो, जो सिग्निफिकेंट चीजें खाली वो प्रोड्यूस हो रही हैं। सिमिलरली कंजम्पशन, हर चीज तो हम भी कर, भाई मैकडी, पिज्जा हट जैसी इतने बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं, फूड जाइंट्स हैं, आज शाम बैठे हुए हैं। ठीक है, हो रहे होंगे ऑर्डर, ऑनलाइन डिलीवरी चल रही है, लेकिन कितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं? लोगों को ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं जो डिलीवरी मैन आ रहा है वो इफेक्टेड ना हो। मतलब समझो कि आज आपके सामने बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक इकोनॉमी कैसे रुक सकती है। आप देखो, जब उस इकोनॉमी की प्रोडक्शन और कंजम्पशन रुक जाती है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, वो इकोनॉमी अपने आप ही स्लो डाउन में पहुंच जाती है। तो इकोनॉमी का बूम भी इसी फ्लो पे डिपेंड करता है, इकोनॉमी का रिसेशन भी इसी फ्लो में डिपेंड करता है, क्योंकि यही फ्लो है जिस, देखो
प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन उनका क्रक्स तो यहीं से शुरू होता है। इस बात को दिमाग में डाल लो कि क्रक्स तो यहीं शुरू हो रहा है। कोई भी इकोनॉमी के अंदर जब बड़ी गवर्नमेंट आती है, वो कहते हैं हम अपनी इकोनॉमी को हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, हम अपनी इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे, इसकी ग्रोथ को फॉस्टर करेंगे। कैसे करेंगे? वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर देती है इकोनॉमी में। इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट से इनकम शुरू हो जाती है, फिर कंजम्पशन। इकोनॉमी को फॉस्टर करने का तरीका। तो इकोनॉमी को बूम, रिसेशन, सब कुछ इन्हीं चीजों से मिलता है। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो ये आपका एक रफ आइडिया था। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक के टुवर्ड्स, आपको समझाने के लिए सर्कुलर फ्लो का एग्जैक्ट आइडिया क्या है। ठीक है, अब ये तो एक जनरल आइडिया हो गया आपके लिए, किसका? सर्कुलर फ्लो का। अब आप समझो ये सर्कुलर फ्लो सेक्टर्स के बीच में कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर मॉडल। एक टू सेक्टर मॉडल है। देखो जो 12th का सिलेबस है वो कन्फाइंड है टू सेक्टर मॉडल तक। ठीक है, तो पहले मैं टू सेक्टर मॉडल में पढ़ाता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे 3-4 सेक्टर्स की। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, सेक्टर कितने थे? 4, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 4 सेक्टर में टू सेक्टर कौन सा हुआ? हाउस होल्ड और फर्म, जो सबसे बेसिक है। तो समझो यहां आता है हमारे पास हाउस होल्ड, यहां हमारे पास आता है फर्म। ठीक है, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म। अब समझना शुरू करो पूरे प्रोसेस को ध्यान से। देखो एक हाउस होल्ड एक फर्म को क्या देता है? एक फर्म को क्या चाहिए? फैक्टर चाहिए प्रोडक्शन के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो फर्म के पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कहां से आते हैं? हाउस होल्ड से। तो हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है? हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज। इन्हें हम फैक्टर सर्विसेज भी कहते हैं, या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप जो मन में कहना चाहो आप इन्हें दोनों कह सकते हो। तो एक हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ओके। इन रिटर्न टू दैट, इसके बदले में जो फर्म होती है, देखो इकोनॉमिक्स कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। 10 प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स के जिसके ऊपर वो बेस्ड है। जैसे जैसे जो यूज होते जाएंगे बताता जाऊंगा। तो अभी फिलहाल एक प्रिंसिपल समझो, व्हेन यू वांट समथिंग यू हैव टू गिव अप समथिंग। इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है, द एम नथिंग एज अ फ्री लंच। संसार में मुफ्त के खाने जैसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इफ यू वांट समथिंग यू हैव टू गिव अप समथिंग। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा आइडिया, मुफ्त में कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देगा, बदले में फर्म कहती है कि आपने मुझे क्या दिया? आपने मुझे फैक्टर सर्विसेज दी हैं। तो ठीक है, आपने मुझे सर्विसेज दी, मैं आपको फैक्टर पेमेंट करती हूं। ठीक है, आपने मुझे सर्विसेज दी, मैं आपको फैक्टर पेमेंट करती हूं। एक चीज नोटिस कर लेना, यहां पे मैंने सिर्फ पेमेंट नहीं लिखा, फैक्टर पेमेंट लिखा है। मैं भी आपको आगे क्लियर करता हूं फैक्टर पेमेंट क्यों यूज किया हमने वर्ड, है ना। तो अब वो क्या कहता है कि तुमने मुझे लैंड दिया था, क्या दिया था? लैंड, फिर क्या दिया था? लेबर, फिर क्या दिया था? कैपिटल, और फिर क्या दिया था? एंटरप्रेन्योर, राइट। वो कहता है तुमने लैंड दिया था, रेंट ले लो, तुमने लेबर दिया था तो वेजेस ले लो, सैलरी, कैपिटल दिया था, इंटरेस्ट ले लो, और एंटरप्रेन्योर है तो तुम प्रॉफिट ले लो। तो यहां से पूरा फ्लो कंप्लीट हो गया कि मैंने इसको सर्विसेज दी, बदले में इसने मुझे पेमेंट कर दी। तो पहला फ्लो हमारा जो मूवमेंट है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद समझो जैसे ही हाउस होल्ड पैसे को रिसीव करता है, जैसे ही हाउस होल्ड क्या करेगा? पैसे को रिसीव करेगा। मैंने क्या कहा था? जब आप हाउस होल्ड हो, हाउस होल्ड का एक ही काम है, और हाउस होल्ड का काम क्या है? कंजम्पशन करना। तो जैसे ही हाउस होल्ड पैसा रिसीव करेगा वो क्या करेगा? वो करेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि हाउस होल्ड को एक ही काम करना आता है और उसे क्या करना आता है? उसे कंज्यूम करना आता है। वो डिफरेंट चीजें कंज्यूम करेगा, वांट्स पूरी होंगी, फिर दूसरी आ जाती है ना। वो कल वाला एग्जांपल, लास्ट क्लास वाला एग्जांपल, लास्ट लेक्चर वाला, कि क्या करना होता है? गए, ड्रेस देखी, पसंद आई, बहुत अच्छा लगा, पहना, खुश हुई, दो लोगों ने तारीफ करी, फिर उदास होकर बैठ गए, फिर दोबारा लेके आए, फिर दोबारा तारीफ करी, फिर उदास होकर बैठ गए। तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, और जब वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, ठीक है, तो
किस चीज से कंजम्पशन करेगा, ये भी मैंने आपको बहुत आराम से एक बॉक्स में बताया था कि इसका मतलब क्या, कंजम्पशन किसकी करोगे, दो ही चीजें कंज्यूम करने के लिए, या तो आप क्या कंज्यूम करते हो, या तो आप गुड्स को कंज्यूम करते हो या तो आप सर्विसेज। इसके अलावा जब कुछ बना ही नहीं तो कंज्यूम क्या करोगे, बने ही दो चीजें, गुड्स और सर्विसेज। सो दिस इज योर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर मॉडल। तो एक टू सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करनी है जो वो मैं बता देता हूँ, हाउस होल्ड फर्म को कभी अपना पैसा डायरेक्टली नहीं देता है ना। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, मैं अपना पैसा आपसे मांगू कि भाई मुझे पैसा दे दो, आपको बहुत ट्रस्ट है, फिर भी नहीं दोगे, ठीक है। मतलब इनमें कोई एक तो पर्सन होगा ना जो इनके बीच के पैसे को मूव करता है। तो इनके बीच में हमें पढ़ने होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स। इनके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, कौन, फाइनेंशियल सेक्टर। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो हमारी है, वो बैंक हो गए, नॉन प्रॉफिट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हो गए, ये पैसे की मूवमेंट करते हैं, ठीक है। जो हाउस होल्ड है ये अपना पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में क्या करता है, सेविंग, ये सेविंग्स करता है, ठीक है। बैंक वगैरह में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, इसलिए तो सेविंग होगी। तो ये फाइनेंस सेक्टर में क्या करेगा, अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, बदले मतलब सेविंग करेगा। फाइनेंशियल सेक्टर बदले में फर्म को क्या देगा, फाइनेंशियल सेक्टर बदले में फर्म को लोन देगा, राइट। इसने अपना पैसा यहां सेव किया और यही पैसा वहां पे लोन में चला गया, क्योंकि इसने अगेन व्हेन यू वांट समथिंग यू हैव टू गिव अप समथिंग, तुमने सेविंग करी है तो यहां से बदले में क्या आ जाएगा, यहां से बदले में आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव। ये लोग इंटरेस्ट रिसीव करेंगे क्योंकि पैसा इन्वेस्ट किया था सेविंग की फॉर्म में, तो इनको पैसा क्या मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा इंटरेस्ट। बदले में भैया तुमने तो पैसा लिया था, तो फर्म से फाइनेंशियल सेक्टर कहता है तुमने पैसा लिया था तो मुझे क्या दो, मुझे इंटरेस्ट पे करो, तो यहां से होगी इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर मॉडल। किसी भी इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो है, इसी बेसिक आइडिया। अगेन मैं कह रहा हूं रियल सिचुएशंस माइट बी डिफरेंट, रियल सिचुएशंस को डिफरेंट हो सकती हैं और होती ही हैं, लेकिन बेसिक जो है इकोनॉमी का मॉडल वो यहीं से काम करना शुरू कर देता है, राइट, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मैं आपका अपलोड कर दूंगा, माइट बी पॉसिबल और डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, और मे बी टुमारो, ठीक है। आप इन कॉन्सेप्ट्स को ढंग से पढ़ें, ठीक है। और कोई भी डाउट आपके पास होता है तो जो भी है डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी दे रखा है, ठीक है। आप वहां से मुझसे कांटेक्ट करके कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है, कुछ भी कंसर्न आपका कोई भी आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।